सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। और आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का 2.3 का जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने इस चैप्टर यानी संबंध एवं फलन का परिचय देखा 3 वीडियोस में। ठीक है, 3 वीडियोस में हमने डिवाइड कर दिया है छोटे छोटे वीडियोस में। और उसके बाद हमने 2.1 को सॉल्व किया, फिर 2.2 को सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे 2.3 को। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो हमारा जो 2.3 का जो पहला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है उसको बताना है। कारण का उल्लेख कीजिए, यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। ठीक है, यानी हमारे पास 3 ऐसे सेट दिए गए हैं, समुच्चय दिए गए हैं, हमको बताना है कौन से इसमें से फलन है। और अगर वो फलन है, यदि वो कोई संबंध वगैरह है तो उनका क्या करना है, हमको परिसर निकालना है। परिसर कब निकालना है, जब वो जो संबंध दिया गया है अगर वो एक फलन है तो। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है नहीं पता हो तो परिचय वाले वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। तो आइए हम अपना सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसके अवयव दिए गए हैं 2, 1, 5, 1, 8, 1, 11, 1, 14, 1 और 17, 1। ये रहा हमारा पहला वाला समुच्चय। इसको हम बोल देते हैं समुच्चय ए। अच्छा, कोई भी संबंध फलन होने के लिए क्या आवश्यक है कि जो हमने जो क्रमिक युग्म बनाया है, इस युग्मों के जो प्रथम अवयव हैं वो क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। सेम नहीं होना चाहिए, अगर सेम होंगे तो वो संबंध फलन नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, एक संबंध है। ठीक है, और ये संबंध फलन कब होगा, जब पहले वाले अवयव जैसे 2, 5, 8, 11, 14, 17 ये क्या होना चाहिए, सेम टू सेम नहीं होना चाहिए, यानी एक समान नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक समान नहीं है, इसलिए क्या है, ये फलन है। तो आप लिखेंगे संबंध ए के क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयव समान नहीं हैं, अतः यह संबंध एक फलन है। ठीक है, अतः ये क्या है, ये फलन है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका हमको क्या निकालना है, इसका परिसर निकालना है। ठीक है, इसका हमको परिसर निकालना है और कुछ नहीं, कारण हमने बता दिया ये संबंध है। ठीक है, तो अब हम इसका परिसर निकालते हैं। तो परिसर देख लेते हैं, परिसर। अच्छा, परिसर क्या होता है, परिसर क्या होता है, जो हमने क्रमिक युग्म बनाया है। ठीक है, इसके द्वितीय अवयव के समुच्चय को हम परिसर बोलते हैं। प्रथम अवयव के समुच्चय को हम प्रांत बोलते हैं, द्वितीय अवयव के समुच्चय को हम परिसर बोलते हैं। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, इसका जो परिसर आएगा वो 1 आएगा। सभी में क्या है, 1 1 ही है। ठीक है, तो ये रहा इसका परिसर और ये हमने सॉल्व कर लिया इसका पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, उसको नोट कर लीजिए। इसके दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, वो संबंध है या फिर क्या है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन पहले वाले का। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या कहता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसके जो अवयव हैं कुछ दिए गए हैं। ये रहा हमारा दूसरे का, इसको हम बोल देते हैं बी। अब ये हो जाएगा, इसके अवयव 2, 1 हैं, 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7। ये हमारे पास एक संबंध दिया गया। अच्छा, ये बताइए, ये संबंध जो फलन है या नहीं है। फलन होने के लिए क्या होना चाहिए, जो प्रथम अवयव है क्रमिक युग्मों के, वो क्या होना चाहिए,
समान नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, समान नहीं है, अतः ये भी क्या है, ये भी एक फलन है। तो आप लिखेंगे हाँ यह एक फलन है, क्योंकि इसके क्रमिक युग्म जो हमने पहले लिखवाया, क्योंकि इसके क्रमिक युग्मों के द्वितीय अवयव एक समान नहीं है, अतः ये क्या है, एक फलन है। तो पिछले वाली लाइन आप दोबारा लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं इसका परिसर, परिसर भी निकालना है। ये हमारा परिसर, परिसर क्या होगा, इसके द्वितीय अवयव के समुच्चय को। द्वितीय अवयव यहाँ पे, यहाँ एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे चार है, पांच है, छह है, सात है, और ये हो गया इसका परिसर। परिसर क्या होता है, द्वितीय अवयव के समुच्चय को। अब हम तीसरा इसका देख लेते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। यहाँ पे आप बीच में वो लाइन लिख लीजिएगा जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखवाया है। ठीक है, तो अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। वो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन, ये हमारे पास एक समुच्चय है, ये हमारे पास एक संबंध है, सॉरी इसको हम संबंध बोलते हैं, इसको संबंध सी बोल देते हैं। इसके अवयव 1,3 है, 1,5 है, 2,5 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये और ये क्या है, एक समान है। क्रमिक युग्म जो हमने बनाया है 1,3 और 1,5, इसमें क्या है, दोनों जगह एक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रमिक युग्म क्या है, एक समान है, अतः ये क्या है, ये एक फलन नहीं है। ठीक है, कारण बताइएगा तो क्या कहेंगे, यहाँ पे इसके क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयव एक और एक क्या है, बराबर है, अतः ये जो संबंध है वो फलन नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब तक इसको नोट कर लीजिए और अगला वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हम उसको सॉल्व कर देंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। ये हम मान के चलते हैं कि आपने ये वाले क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा और अगला वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर निकालिए। ठीक है, प्रांत और परिसर निकालना है, इसमें ध्यान दीजिएगा ये वाले क्वेश्चन को। ये मॉड्यूलस फंक्शन वाले क्वेश्चन है। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, यानी मापांक फंक्शन क्या होता है, उसको आप परिचय वाले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम हमारे पास सॉल्व करते हैं। हमारे उसका पहला क्वेश्चन है f(x) बराबर माइनस मॉड x, इसको मॉड बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट नहीं बोलते हैं, मॉड बोलते हैं। f(x) बराबर माइनस मॉड x। ठीक है, अच्छा इसका हमको पहले ये मॉड वाले फंक्शन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मॉड x की वैल्यू क्या हो सकती है। अच्छा यहाँ पे जो मॉड है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू रखा जाए या फिर नेगेटिव वैल्यू रखा जाए। ठीक है, धनात्मक मान रखा जाए या फिर ऋणात्मक मान रखा जाए, हमेशा इसका जो मॉड के बाहर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। इसको देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे -2 रख देते हैं तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर यहाँ पे हम 3 रख देते हैं तो इसकी वैल्यू 3 आएगी। यानी अगर हम प्लस डालेंगे तो भी इसकी वैल्यू प्लस आएगी, अगर हम माइनस डालेंगे इसकी वैल्यू x की वैल्यू तो भी मॉड x की वैल्यू प्लस में ही आएगी। ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम इसके थोड़ा सा फंक्शन को बना लेते हैं। मॉड x की जगह पे क्या क्या हो सकता है, अगर हम इसका वैल्यू हम x में लेकर आए, यानी पॉजिटिव में लेकर आए, इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो x होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, वो एक धनात्मक संख्या होगी, जैसे 3 4 5 6। ठीक है, अगर या फिर 0 होगा तो भी वो क्या होगा, धनात्मक में ही आएगा, यानी x तब क्या आएगा, इसका जो x वो धनात्मक में आएगा। अगर हमको x को ऋणात्मक में लाना है, अगर हमको x को ऋणात्मक में लाना है, यानी x को क्या होना चाहिए, वो 0 से छोटा होना चाहिए। जैसे -3 -2 -1, उस समय क्या होगा, जो x हो जाएगा, यहाँ पे जो x है वो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये जो x हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके सहारे अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो जो मॉड x है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, f(x) बराबर मॉड x भी लिख लेते हैं और अच्छे तरीके से माइनस मॉड x है। ठीक है, हमने मॉड x को देखा है, माइनस मॉड x हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे। अच्छा मॉड x, अब हम इसको देखेंगे। यहाँ पे क्या था, अगर हम
अगर हम x की वैल्यू 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ी रख रहे थे तो x की वैल्यू क्या आ रही थी, प्लस में आ रही थी। ठीक है, तो ये जो प्लस में आ रही है, ये जो प्लस में आ रही है, अगर ये माइनस के साथ गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 से बड़ी या फिर 0 के बराबर रखते थे तो x क्या आता था, धनात्मक में आता था। लेकिन यहाँ पे मॉड के बाहर क्या है, माइनस है, तो जब माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको ये जो मॉड x माइनस मॉड x वाला जो है, अगर इसको हम माइनस में लेकर आना है तो उस समय क्या होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर। ठीक है, 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर याद रखिएगा। ठीक है, अगला, अगर हम इसको x की वैल्यू 0 से छोटी रखें तो उस समय क्या होगा, ये जो माइनस था, ठीक है, हम ये वाला माइनस लेते हैं, इस वाले माइनस के साथ गुणा होकर के प्लस में हो जाएगा। ये वाला माइनस ये वाला है। ठीक है, एक तो माइनस इसके साथ ही था। ठीक है, अगर हम क्या ले रहे हैं, जब 0 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं, जब 0 से छोटा मान ले रहे हैं, तब ये वाला कंडीशन हो रहा है। ठीक है, यानी ये वाला माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। अगर हम यानी x की वैल्यू 0 से छोटी रखते हैं तो ये जो माइनस मॉड x है, ठीक है, इस वाले को ये जो प्लस कर देगा, क्योंकि ये माइनस था, फिर ये माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देगा, और ये वाला जो x से बड़ी वैल्यू रखेंगे, जो 0 से बड़ी अगर वैल्यू रखेंगे या फिर 0 के बराबर रखेंगे तो x क्या आएगा, माइनस x में आएगा। ठीक है, समझ में आया। लेकिन हमको क्या देखना है, इसके प्रांत और परिसर को देखना है। ठीक है, इसके हमको प्रांत और परिसर को देखना है। हम सबसे पहले प्रांत देख लेते हैं, इसका प्रांत क्या क्या आ सकता है। ठीक है, प्रांत क्या होता है, प्रथम अवयव के समुच्चय को हम बोलते हैं। ठीक है, और वो परिसर क्या होता है, द्वितीय अवयव के समुच्चय। ठीक है, प्रांत क्या है, यहाँ पे ये जो x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, वही क्या है, प्रांत है। ठीक है, समझ में आ रहा है। x की हम जो वैल्यू रखेंगे वो प्रांत है, और जब इसका मान जो आएगा वो क्या है, y के बराबर। ये fx क्या है, y ही तो है, और y क्या होता है, परिसर होता है। ठीक है ना, हमको देखना है x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं। यहाँ पे हम x की वैल्यू हम 1 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, या फिर माइनस या प्लस में कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं। ठीक है, माइनस हो या प्लस हो या फिर 0 हो, कुछ भी हम वैल्यू रख सकते हैं। यानी इसका प्रांत जो होगा वो सभी वास्तविक संख्याएं हो सकते हैं। ठीक है, यानी हम इसका जो प्रांत होगा वो क्या होगा, वास्तविक संख्याओं का, रियल नंबर्स का क्या होगा, सेट होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम इसके परिसर को देख लेते हैं। परिसर को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे y बराबर fx बराबर क्या है, यानी fx बराबर क्या है, माइनस मॉड x है। ठीक है, माइनस मॉड x है। यहाँ पे हम x की जगह पे कुछ भी वैल्यू रखते हैं। मान लेते हैं हम 0 से छोटा कोई वैल्यू रख लेते हैं, 0 से छोटा कोई वैल्यू रख लेते हैं। क्या हो सकता है, अगर हम इसको -2 रख लेते हैं, ठीक है, तो इस समय इसकी वैल्यू क्या होगी, ये मॉड क्या है, -2 को प्लस कर देगा। ठीक है, और प्लस बाहर आएगा फिर भी ये -2 ही रहेगा, क्योंकि बाहर क्या है, मॉड के बाहर एक माइनस है, तो इसको माइनस में कर देगा। ठीक है, ये माइनस आएगा। ठीक है, अगर हम इसके जगह पे हम प्लस में 3 रख देते हैं, तो ये प्लस में 3 है, तो ये तो 3 ही पॉजिटिव में बाहर आएगा, धनात्मक में बाहर आएगा, लेकिन फिर भी ये माइनस जो लगा इसको फिर भी माइनस में कर देगा। ठीक है, अगर हम x की जगह पे 0 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 के साथ कोई चिन्ह नहीं रखता है, यानी 0 आएगा। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखो, प्लस या माइनस कुछ भी रखो, हमेशा वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आ जाएगी। ये वाला चिन्ह इसको माइनस में कर देगा, मॉड उसको प्लस में करेगा,
और ये वाला चिन्ह उसको माइनस में कर देगा। ठीक है, यानी इसका जो प्रांत है, इसका जो परिसर है वो क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर के, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से लेकर के इसको हम क्लोज इंटरवल ले सकते हैं। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से लेकर के 0 तक होगा। अच्छा, हम 0 को ऐड करेंगे कि नहीं, 0 आ सकता है ना, तो इसको हम क्लोज इंटरवल लगा देंगे। ठीक है, यानी हम 0 की वैल्यू को हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा इसका परिसर। ठीक है, 0 आ सकता है, बाकी सारी की सारी वैल्यू किसमें आएगी, माइनस में आएगी। अगर ये जो क्लोज इंटरवल ये जो ब्रैकेट है ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है कुछ साधारण मैथ नाम से, उसको वो वाली वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि वो फिजिक्स वगैरह जो आप 11th में पढ़ेंगे उसके लिए बहुत ही काम आएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। तो आइए अब हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका प्रांत हो गया, इसका परिसर हो गया, इसके अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। दूसरा वाला क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, हम इसको दूसरा वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। एफ एक्स बराबर क्या है, √-9x²। ठीक है, एफ एक्स बराबर क्या होता है, क्या है यहाँ पे 9 - x²। ठीक है, अच्छा, अंडर रूट में जो है, जो ये रूट है, वर्गमूल है। ठीक है, हिंदी में वर्गमूल है। इसकी जो वैल्यू है अंडर रूट वैल्यू, यानी एफ एक्स की वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, या फिर 0 के बराबर होगा, ये जो एफ एक्स की वैल्यू होगी या फिर 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। 0 से छोटा कभी आ सकता है। ये सब संख्याएं क्या है, पॉसिबल नहीं है। यानी रूट के अंदर, जैसे यहाँ पे -2 है, -7 है, रूट के अंदर कभी भी माइनस में संख्याएं नहीं आ सकती हैं, ऋणात्मक संख्याएं नहीं आ सकती हैं। यानी जो संख्याएं होंगी एफ एक्स की वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी, एफ एक्स क्या है, √9 - x²। ठीक है, यानी इसकी जो वैल्यू होगी एफ एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी या फिर 0 के बराबर होगी। एक्स की वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो 3 3 जा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 में से 9 हो जाएगा 0, यानी एफ एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। चलिए अब हम इसको देखते हैं। एफ एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, x², ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, या फिर 0 के बराबर। अरे यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 9 0 हो सकता है, या फिर ये 0 के बराबर बड़ा होगा। ठीक है, 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा। इसको अब हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे 9 की जगह पे हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे x का स्क्वायर है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अच्छा, ये कभी आपने पढ़ा है, a² - b² बराबर a + b a - b। ठीक है, इसका हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे x का स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 + x, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 3 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो सकता है। एक बार हम इसको लेकर के इधर 0 करेंगे, एक बार इसको लेकर के हम इधर 0 करेंगे। ठीक है, अगर हम इसका 2 कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन देख लेते हैं, इसको हम उधर ले जाकर के 0 कर देते हैं, इसको हम इधर ले जाकर के 0 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 + x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये बनेगा। ये वाले टर्म को हम इधर ले आकर 0 कर देंगे। अरे यहाँ पे है गुणे का चिन्ह है, इधर ले आएगा तो भाग का चिन्ह होगा, भाग से 0 को भाग दिया जाएगा तो 0 ही आ जाएगा, यानी ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या, ये यहाँ पे 3 को हम इधर लेकर आएंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, ये जो +3 इसको इधर लेकर आएंगे तो -3 हो जाएगा, ये आ गया। अब इसको भी और भी देख लेते हैं। अगला क्या है, अब हम इसको ले आकर के इधर 0 कर देते हैं, तो यानी 3 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये होगा। इसको हम 0 कर दें, पहले इस वाले को 0 किए थे, अब इसको 0 कर देना। ठीक है, इसको हम उधर लेकर जाएंगे, इस वाले को हम उधर लेकर जाएंगे। ठीक है,
इसको उधर भी ले जाया जा सकता है या फिर इसको जोड़ा भी जाता है। जनरली इसको उधर ले जाकर के सॉल्व नहीं किया जाता है क्योंकि ये गलत तरीका है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन हो, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ध्यान रखेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक काम करें, हम इधर भी 3 से घटा देते हैं, इधर भी 3 से घटा देते हैं, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा। अरे +3 था, अगर हम इसमें -3 कर दे तो 0 हो जाएगा। कोई संख्या को हटाना हो यहाँ से, तो इसको मतलब यहाँ पे ले जाते थे इक्वल टू वाले साइन में, लेकिन इस वाले साइन में हम इसको इधर नहीं ले जाते हैं, हम इसको 0 करते हैं। अगर हम इसको 0 करना है तो यहाँ पे हम -3 इधर लगा दें, ये +3 था ही, ये वाला +3 यहीं का है, ये हमने अपने तरीके से अपने तरफ से लगा दिया, ठीक है। ये है x > 0। अच्छा, हमको इधर भी -3 लगाना पड़ेगा, तभी ना बराबर होगा। जितना से इधर घटा है उतना से इधर भी घटा दिया जाए तो इस पे इसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये -3 ये +3 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे, -x > -3, ठीक है, इतना बचेगा। अब हमको यहाँ से माइनस को हटाना है, यहाँ से हमको क्या करना है, माइनस को हटाना है, ठीक है। तो अगर माइनस को हटाना होता तो क्या करते, इधर भी इधर दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देते हैं, -1 से गुणा करते हैं ना, गुणा करते हैं। जैसे इसको गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इस वाले का जो चिन्ह है जो इधर है वो इधर हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। ये जो इधर वाला साइन है वो इधर हो जाएगा। अच्छा, ये कैसे हुआ इसको समझना, चलो समझते हैं। यहाँ पे 2 जो है वो छोटा है 5 से, ये तो पता है, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, -2 -5। क्या ये सही है? इसका मतलब क्या हुआ, -2 जो है वो छोटा है -5 से। ये क्या सही है? नहीं सही, क्योंकि -2 -5 से बड़ा है, ठीक है। इसीलिए जब इसमें दोनों तरफ माइनस का गुणा करते हैं तो जो चिन्ह है उसको हम इधर कर देते हैं। अब ये सही है, -2 बड़ा है -5 से, इसीलिए यहाँ पे हमने ये वाला प्रकरण किया, ठीक है। ये था। अब हम इसको प्रांत और परिसर को देख लेते हैं जल्दी से। इसका प्रांत और परिसर क्या होगा, इसका प्रांत क्या होगा, इसका प्रांत क्या होगा, प्रांत क्या होगा। प्रांत में कुछ संख्या यक्ष होंगी, ठीक है, यक्ष संख्याएं होंगी और यक्ष जो होगा इधर देखिए वो क्या होगा, यक्ष जो होगा यहाँ पे क्या है, -3 से बड़ा है या फिर -3 के बराबर है। यानी यक्ष जो है वो क्या है, यक्ष जो है वो -3 से बड़ा है या फिर -3 के बराबर है, वही चीज है, ठीक है। हमने इसको इधर उधर कर दिया है, ठीक है। या फिर जो है यक्ष जो है वो 3 से छोटा है या फिर 3 के बराबर है, ठीक है। यक्ष जो है वो 3 से छोटा है, 3 से छोटा है या फिर 3 के बराबर है। ये हो गया इसका प्रांत, ठीक है। ये हो गया इसका प्रांत, समझ में आया? इसका परिसर क्या होगा? अच्छा, इसका परिसर क्या होता है जल्दी से बताइए, परिसर क्या हो सकता है? परिसर में क्या होगा, इसकी कुछ संख्याएं यक्ष होंगी, ठीक है। इन सब के बीच की -3 और 3 के बीच की जितनी भी संख्याएं रखी जाएगी उससे जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वही क्या होगा, परिसर होगा। चलो, अगर हम -3 वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -3 रखेंगे तो ये -3 का स्क्वायर करेगा 9, 9 - 9 0, ठीक है। तो इसका परिसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और देखते हैं, -3 और 3 के बीच में कोई और वैल्यू रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं या फिर -2 रखेंगे तो √5 आएगा, ठीक है। और भी कोई वैल्यू 3 रखेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। यानी जो इसकी जो x की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, या तो 0 हो जाएगी, ठीक है,
या फिर 0 के बराबर, या फिर x जो होगा 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। बड़ा कहां तक हो सकता है? बड़ा कहां तक हो सकता है? अच्छा, इसकी वैल्यू 3 भी आ सकती है, ये पता है नहीं? x की वैल्यू अगर हम 1 रख दें या फिर 0 रख दें, 0 रख दें तो क्या हो जाएगा? 3 वैल्यू आ जाएगी। 1 रख दें तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी? 2√2। ठीक है, यानी इसकी जो अधिकतम वैल्यू कहां तक जाएगी? 3 तक जाएगी। अगर हम इसकी न्यूनतम वैल्यू रखेंगे तो इसका अधिकतम वैल्यू आएगा, इसका न्यूनतम वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 के बराबर भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही, अरे इन दोनों के बीच में 0 भी आएगा ना, ठीक है, तो यानी इसका जो अधिकतम वैल्यू क्या होगा? वो क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, ये इसका परिसर होगा। यक्स जो इसका जो इसमें जो परिसर वाले में जो यक्स आएगा, ठीक है, वो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन यह 3 के बराबर या फिर 3 से छोटा होगा। समझ में आया परिसर? आइए अब हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन को। जो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एक फलन f(x) बराबर 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमको x की जगह पे 0, कभी 7, कभी -3 रखना है। जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? यानी f(x) बराबर जो है 2x - 5 है। हमको क्या रखना है? x की जगह पे हमको 0 मान रख देना है। तो ये हो जाएगा f0 बराबर, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2 गुणे 0 - 5 बराबर हो जाएगा -5 के बराबर। ये रहा इसका आंसर। ये 2 का 0 से गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा -5। तो ये था इसका पहले का आंसर। दूसरा देख लेते हैं। पहले का आंसर, दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला हमारे पास, उसके लिए फिर से f(x) की वैल्यू दी गई है 2x - 5। हमको x की जगह पे कितना रखना है? 7 रख देना। x की जगह पे हमको 7 रख देना है। तो 2 गुणे यहाँ पे 7 - 5, इसका मान कितना हो जाएगा? 2 गुणे 7, 7 दूना 14, 14 - 5, ये क्या है? f7। 14 - 5 कितना होता है? 9। ये हो गया इसका आंसर। यानी हमने दूसरा वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरा वाला क्या कहता है? f-3 ज्ञात करना है। f-3 ज्ञात करना है। उसके लिए हम पहले f(x) को लिख लेते हैं। f(x) बराबर है 2x - 5। 2x - 5 हमको निकालना क्या है? f-3, यानी x की जगह पे हमको 3 रख देंगे, -3 रख देंगे। 2 गुणे -3 - 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ पे गुणे का साइन है, याद रखिएगा, लेकिन लिखते नहीं है कोष्टक के बाहर ज्यादातर। ठीक है, इसको गुणा करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा? 2 3 6, यानी -6, माइनस के साथ है। ठीक है, -5, और ये हो जाएगा f-3, और ये हो जाएगा -6 - 5। कितना हो जाएगा? 6 5 11, यानी -11। और ये हो गया तीसरे का आंसर। यानी हमने तीसरे क्वेश्चन का तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन तब तक पढ़िए, हम इसको तब तक इरेज कर देते हैं। हाँ, तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं। फलन टी, हमारे पास एक फलन टी है, उसको देखेंगे। सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में परिचित्रण करता है। ठीक है, यानी हमारे पास जो फलन है वो सेल्सियस में इसको दिखाता है। ठीक है, ये सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में, ये सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में प्रतिचित्रण करता है, यानी इसको दिखाता है। ठीक है, जो कुछ इस तरह है। TC बराबर 9c/5 9c/5 + 32 द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको इन सब की वैल्यू ज्ञात करना है। जहां पे पहले x होता था वहां पे इस समय क्या है? c है, और जहां पे f होता था वहां पे t है। ठीक है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस याद रखिएगा इसको। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसके लिए हमारे पास जो TC है, पहले क्या होता था? यहाँ पे fx होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है? TC है, बराबर है 9
c/5 प्लस 32। हमको क्या रखना, t0 यानी c की जगह पे हमको 0 रख देना है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम 0 रख देते हैं। t0 बराबर होगा, यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 9 गुणे 0 प्लस 5 प्लस 32। यहाँ पे 9 के साथ 0 गुणा होगा तो 0 हो जाएगा और 0/5 हो जाएगा, और इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, 32 बच जाएगा। तो t0 यानी पहले का आंसर आ गया 32। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा t28 t28 हमको ज्ञात करना है, इसका मान क्या होगा। उसके लिए हमारे पास tc है, क्या है 9c/5 प्लस 32। ठीक है, हमको ज्ञात करना है t28 हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे हम सेल्सियस को, अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला गया सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचेतन। ठीक है, अगर आपको बोल दिया है कि 28 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इसके लिए आप यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यानी सेल्सियस बराबर होता है 9c/5 प्लस 32। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यानी यहाँ पे क्या किया गया है, 28 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया गया है, बदला गया है। ठीक है, यहाँ पे c की जगह हम कितना रखेंगे, 28 प्लस 5 प्लस 32। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, 28 को हम इसमें 9 में गुणा करते हैं, 9 6 54, 9 7 33, 9 8 72 का 2 हाथ में 7, 9 दूना 18, 18 7 18, 18 2 20, 5 25। ठीक है, यानी 252/5 प्लस 32। ठीक है, लेकिन इसको हम आगे और भी सॉल्व करेंगे, उसको देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा, ये इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, बाकी इसमें जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 252, और इसमें जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का 32 में गुणा कर देंगे, 5 दूना 10, 5 से 15, 16। ठीक है, बटे 5, और ये हो जाएगा कितना, t28। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, और 11 एक बचा है, 1 और 2 3 3 1 4। ठीक है, 412/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही है। ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर। अब हम देखेंगे तीसरे का आंसर, तब तक इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है, t-10। सही है ना, t-10 हमको निकालना है। ठीक है, उसके पहले आप यहाँ पे tc लिख लीजिए। tc हमारे पास है 9c/5 प्लस 32, यानी यहाँ पे बोला गया -10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए। तो आइए हम इसको बदलते हैं। तो ये हो जाएगा 9, और c की जगह पे हो जाएगा -10, और ये हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा 32। ठीक है, ये 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पे -2 आ जाएगा। ये हो जाएगा -2 और 2 का -2 और 9 का गुणा करेंगे तो -18 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा। 9 दूना 18 होता है, t-10। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। -18 प्लस 32 कितना होता है, यहाँ पे आएगा 18, सॉरी हाँ 12 में से 8 क्या, यहाँ पे लो 32/8। इसको इस तरह सॉल्व कर लो। ठीक है, 12 में से 8 क्या, कितना बचेगा, 4। उसी तरह यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से क्या 1। ठीक है, तो यही कितना हो जाएगा, 14। यानी हमारे पास t-10 यानी -10 डिग्री सेल्सियस को हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया, तो कितना आएगा, 14 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये था हमारा 3 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तब तक इसको हम मीटर लगा देते हैं, आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपको c का मान निकालना है। ठीक है, c का मान निकालना है, यानी c के किस मान के लिए 212 फ़ारेनहाइट इसका मान होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे ये भी बोला जा सकता है, यहाँ पे भी बोला गया हो सकता है कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दिया गया उसी तरह हम देखेंगे। टीसी बराबर है हमारे पास 9
9c/5 प्लस 32, 9c/5 प्लस 32। अब हमारे पास टीसी का मान दिया है 212, तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे 212, और ये है 9c/5 प्लस 32। 32 को हम इधर लेकर आएंगे, घटा देंगे इसके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 212 माइनस 32 बराबर 9c/5। समझ में आया? ये इसमें से घटा देते हैं, कितना आएगा 2 2 0 हो जाएगा। यहाँ से 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9c/5, ठीक है। ये दोनों अलग है, ऊपर थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ताकि अलग हो, ठीक है। अच्छा, इसको इधर हम गुणा कर सकते हैं, तो 18×5 90, यानी 900/9c, ठीक है। यहाँ से c की वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 9 को इधर लेकर आएंगे, यहाँ पे गुणा है तो इधर भाग में हो जाएगा, यानी 900/9, और ये हो जाएगा 100, ठीक है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस को अगर आप फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 212 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए।